आरजे युवराज रेडियो आवाज 90.8 FM दाहोद आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आप सभी के लिए बहुत ही शानदार सीरीज लेकर आए हैं। और मित्रों, इस प्रोग्राम का नाम है सेना निवृत्त फौजी की कहानी, रूबरू फौजी की जुबानी। जैसा कि मित्रों इस प्रोग्राम के नाम से समझ गए होंगे कि ये सीरीज हमारे साथ हमारे देश के वीर सैनिक होंगे। तो मित्रों, आज हमारे साथ एक ऐसे ही वीर सेवानिवृत्त फौजी हमारे साथ स्टूडियो पर है। सर, आपका रेडियो आवाज 90.8 FM पर स्वागत है। धन्यवाद। और रेडियो 90.8 FM का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने देश की जनता तक सैनिकों की बात पहुँचाने का आपने एक बहुत मौका दिया है। धन्यवाद। सर, आपका परिचय और आप किस शहर और गांव से? हाँ, मेरा परिचय एक BSF एक्स सेवानिवृत्त जवान हूँ और अभी एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष पैरामिलिट्री एसोसिएशन, जिसमें BSF, CRPF, CISF, SSB, ITB, आसाम राइफल, BSF का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो हमारे देश के करीब 7,000 से ऊपर सीमा की सुरक्षा, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश और उसके साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर में भी अपनी सेवा दे रहे हैं। उसके साथ कई प्राकृतिक आपदा, चुनाव, दंगा फसाद, उसमें भी इनका बहुत अति महत्वपूर्ण रोल है। NSG, SPG में भी हमारे मंत्रीश्रियों की भी सुरक्षा में इनका योगदान रहता है। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, मैं याद दिलाऊंगा 2019 पुलवामा हमला, पूरा देश CRP को जानने लगा कि हमारे 44 जवान जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में और हमारे देश की अति महत्वपूर्ण स्थानों की भी वो सुरक्षा करते हैं। साथ साथ SSB जो नेपाल और भूटान बॉर्डर की सुरक्षा, ITBP चीन बॉर्डर की सुरक्षा, आसाम राइफल बर्मा बॉर्डर की सुरक्षा, CISF नाम से ही पता चलता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो हमारी एयरपोर्ट, इसरो, अति महत्वपूर्ण जो संपत्ति देश की है उसकी भी सुरक्षा का, यानी ये सारी जो पैरामिलिट्री है उसको आज की डेट में केंद्रीय CAPF, केंद्रीय आर्मर्ड पुलिस फोर्स के नाम से संबोधित और अर्धसैनिक बल भी बोलते हैं। तो इनका काम है देश की सरहद की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा में योगदान देने वाले हमारे सेवारत जवान और शहीद परिवार, उनका गुजरात में 33,000 से ऊपर लोग आज जुड़े हुए हैं और भारतवर्ष के सभी राज्यों के हमारे संगठन के साथ जुड़े हैं। तो आज मैं अपना योगदान एक राष्ट्रीय इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। सर, आपको मिलिट्री में, फौज में कब जाना है, इसके बारे में आपने पहले से सोचा था या फिर किसी के थ्रू आपको प्रेरणा मिली? फोर्स में जाने का कभी सपनों में भी मैंने सोचा वैसे नहीं था, लेकिन कॉलेज स्कूल में जब पढ़ते हैं तो वैसे भी दौड़ भाग वो करते थे। तो ये जो फोर्स की भर्ती हुई, और मैं सही बोल रहा हूँ, आज पूरा आपके समक्ष 90.8 FM के माध्यम से पूरे देश की जनता सुने कि जैसा देश ऐसा वेश। उसी तरह मैं जब इस फोर्स में भर्ती हुआ, क्योंकि मेरा उद्देश्य था, मैं BSc पढ़ा हुआ और मेरे को पहले था कि भाई केमिस्ट्री रखूँगा, सब्जेक्ट मैंने रखा था, मैथमेटिक भी अच्छा था मेरा। तो मैं पहले नेचुरली आदमी सोचता है कि कौन सरहद पे जाएगा, अपना अच्छी जगह जिंदगी जिएंगे, लेकिन एक करवट बदल दी एक हादसे ने। ऐसा कौन सा हादसा? एक हादसा ऐसा हुआ कि मैंने, हमारे देश के जो जवान, उस टाइम जो युद्ध का माहौल था, तो उस टाइम हमारे जवान कुछ आए मेरे साथ, जो मैं कॉलेज जा रहा था, तभी आर्मी का एक सोल्जर, उसने जब बताया कि इसमें PT परेड और हम लोग जो मेहनत करते हैं और हम अपने घर परिवार सबको छोड़ के जाते हैं, तो उस टाइम मेरा दिमाग व्यापारी नीति पर चली थी कि आज आप देख रहे हो फिटनेस कैंप कितने चल रहे हैं। हाँ, फिटनेस कैंप में जाओगे आपको पैसा भरना है, यहाँ उल्टा है, सरकार आपके ऊपर पूरा खर्चा करेगी, आपकी फिटनेस के लिए सरकार ध्यान दे रही है, आपको राइफल चलाना भी सिखाएगा, खाना भी देगा और फिर भी एक इज्जत की नौकरी है। और जगह आप जाओगे तो आपको वो जो सैनिक को जो आज इज्जत दे रहे हैं पूरे देश की जनता, और एक बहुत बड़ा कार्य है। तो उस जवान के साथ जो थोड़ी बहुत बस में बातचीत हुई, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे भी फौज में जाना चाहिए और कुछ देश के लिए करना चाहिए। तो देश दाज की भावना वो सैनिक को मिलने के बाद हुआ
उसके बाद मैं बीएसएफ में भर्ती हुआ और मेरा गांव जो आप आदरणीय अमित शाह साहब गृह मंत्री साहब उन्हीं का मानसा से हूँ मैं, और रहता मेरे फादर और सब बिजनेसमैन थे, तो उसके चलते फादर ने भी 90 में मैं जब था, जब छोटा सा, तो फादर हमारे एक्सपायर्ड हो गए। पूरे परिवार की जिम्मेदारी मदर और मामा अंकल जो भी है उन्होंने संभाला। और धीरे धीरे जब मैं बीएससी पढ़ रहा था उसके समय में मैं फोर्स में, उसके बाद बीएसएफ में भर्ती हुआ। और बीएसएफ में जैसे भर्ती हुआ, ट्रेनिंग टाइम तो सबके साथ हंसी मजाक, जो भी भाग दौड़ चोट वोट जो भी लगा, लेकिन एक जुनून था कि हमने देश के लिए कुछ करना है। तो ट्रेनिंग पीरियड भी ख़त्म हुआ, काफ़ी साथी, और मुझे एक बहुत अच्छा सा लगा कि ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ये जो आज संगठन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूँ ना, और सबने प्यार दे रहे, उसका भी एक रीज़न है कि उस टाइम में 6 महीना मैंने, एक कंपनी होती है हमारे वहाँ ट्रेनिंग में, तो अल्फा कंपनी में ट्रेनिंग के लिए गए थे। 99 में भर्ती हुए तो अल्फा कंपनी में ट्रेनिंग की और 6 महीने में मेरे को जॉइंटिक्स हो गए, तो रिलीगेट हो गया। और पहली कंपनी भी पूरी गुजराती की थी, गुजरात से। हाँ, गुजरात के थे सब, और दूसरी में भी गुजरात के थे। मैं रिलीगेट हो गया, मुझे एडमिट किया गया। उस टाइम मैं अपने आप को कोस रहा था कि भाई रिलीगेट हो गया, अपने साथी दोस्त आगे चले गए, मैं रह गया। उस टाइम दुख हो रहा था, लेकिन उसके बाद मैं 1.5 महीने के बाद 1 महीना छुट्टी भी काटी, क्योंकि जॉइंटिंग्स होने के बाद वो रेस्ट देते हैं। उसके बाद जब ज्वाइन हुआ तो उन्होंने मेरे को डेल्टा कंपनी में, अल्फा कंपनी से रिलीगेट और डेल्टा कंपनी गए। 375 आदमी पहले थे और फिर 300 बंदे, यानी 600 बंदे का मुझे भगवान ने उसी टाइम, पता नहीं उनको पता होगा कि भाई इसको संगठन करना होगा, तो 600 मेरे बैचमैन तो उसी टाइम दे दी। और वहाँ से सर ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हुआ और हम लोग फिर यूनिट में भी गए। 2001 में आपको शायद पता होगा कि भूकंप हुआ था गुजरात। उस टाइम पूरा हमारे, हाँ, हम लोग ट्रेनिंग में थे उस टाइम, तो काफ़ी लोग, बहुत सी 26 जनवरी सभी जानते हैं हादसा क्या था गुजरात में, पूरा तहस नहस हो गया था। फिर आदरणीय मोदी साहब और उनके नेतृत्व में आज सबका साथ सबका विकास में सैल्यूट है। हमारे हम गर्व है कि आदरणीय हमारे गृह मंत्री साहब भी गुजरात से है और प्रधानमंत्री साहब भी गुजरात से। और पैरामिलिट्री का जो समस्या है ना, वो भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आदरणीय हमारे अमित शाह साहब जल्द इसका निवारण करेंगे। उसके लिए हम लोग काम करते हैं। हमारी भी तहे दिल से ख्वाहिश रहेगी कि आपकी जो भी समस्या है वो जल्द से जल्द सुधर जाए और निपट जाए। तो मेरा अगला सवाल है आपसे, जब आपने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया तो आपके परिवार का क्या उसमें हो रहा, आपके परिवार की क्या राय रही? गुजराती आदमी तो वैसे भी कहाँ जाते हैं, आपको पता ही है। फौज में अभी भी संगठन में देख रहा हूँ तो और स्टेट के मुकाबले अपनी संख्या वैसे भी कम है, और गुजरात आदमी जल्दी फौज में कम ही जाते हैं। तो नेचुरली बात है कि परिवार बिलोंग करता है बिजनेस साइड से, बोला यहाँ छोटा मोटा कर लो। तो मदर का काफ़ी और पूरा परिवार शोक मग्न हो गए। जैसे कोई जापान में नागासाकी और हिरोशिमा बम गिरी था और कहीं पाकिस्तान हमला करते थे, ये 2019 का बात कर रहे, तो पूरा देश कैसे शोक मग्न हो गए। उसी तरह परिवार का तो नहीं था, लेकिन मेरे अंकल मामा ने बताया कि अच्छा फील्ड है और इसमें अच्छा है, आप जाने दो। कोई मरना जीना तो ईश्वर के हाथ में, कोई ये नहीं है कि भाई फौज में जा रहे सभी शहीद हो रहे, लेकिन जो शहीद होके भी आ रहे तो उसका एक सम्मान अलग है। तो फिर मामा ने जो बोले उसके चलते हम लोग फिर मैं भर्ती हो गया। लेकिन वो जो फीलिंग है ना सर, मैं आज भी महसूस कर रहा हूँ। और मुझे दुख इस चीज का है कि सबसे बड़ा कोई सेक्रीफाइस बलिदान है सर, अपनी माता को छोड़ के जाना, परिवार को छोड़ के जाना। आप समझो कि सर बाकी सब जन्म मृत्यु तो है ही, सबसे बड़ा कष्टदायक पीड़ादायक है उस जवान के लिए कि देश के लिए जाना है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की क्षण अपार, यानी पूरा, अगर
घर में कोई एक्सपायर भी होता है, वो दुख से यानी कहने का मतलब थप्पड़ मारने से पहले का दुख बहुत होता है। उसी तरह आज वो बोलते बोलते मुझे काफ़ी फील भी हो रहा है कि बहुत अत्यंत दुखदायक पीड़ादायक रहता है कि कौन माँ अपने बच्चे को, उसको पता है कि क्या होने वाला है, यानी फौज में जाने वाला बच्चा वापस आएगा कि तिरंगा में लिपट के वापस आएगा, सब जानते हैं, सबको पता है। तो ये देख के हर माता होगी, बहन होगा, उसका परिवार पक्का असर बहुत ही। लेकिन जब देश से, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है, तो वो अपने दिल और उसको सब समझा के भेजा मेरे को। बीएसएफ में मैं फिर गया सर। अच्छा, तो आपकी ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, मैंने ऐसा सुना है, तो आप ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताइए हमें। हाँ, ट्रेनिंग तो सर क्या है, एक चाहे आप कॉलेज लाइफ हो, स्कूल लाइफ हो, और जब आप अपने माता पिता के साथ हो, तो आप माता पिता के सबसे दुलारे होते हो, तो वहाँ पर क्या कर रहे हो क्या नहीं, एक अलग माहौल हो जाता है। जब आप इस घर के माहौल से वहाँ जाते हो, तो माँ की तरह कोई रोटी तो देगा नहीं, सब काम आपको खुद को ही करना है। यानी आपको पीटी वहाँ पर एक तो मेन है टाइम टू टाइम। फौजी आदमी टाइम का पंचुल होता है, ये टाइम बोले तो उसी टाइम पर, घड़ी का सुई का कांटा इधर उधर नहीं होना चाहिए, वो बोला है एक्यूरेट वहीं पर पहुंचना। तो उसी तरह सबसे बड़ा है कि नियमबद्धता, समयबद्धता, उसमें आपको रहना है कि पीटी इतने बजे करना है। तो घर से जाने के बाद वैसे भी कष्टदायक सबसे बड़ा है कि आपको सुबह उठने का, मेरे लेके भाई 7-8 बजे उठते हैं, क्या बोलते हैं, सूर्यवंशी, सूर्य बोलते हैं ना, जब सूरज हो जाए उसके बाद हम उठते थे। तो अब अचानक 4 बजे उठना, पीटी का जो ग्राउंड है वो भी खुद ही सफाई करना पड़ता है, क्योंकि सोल्जर में भर्ती हुए, वैसे चलो अफसर भी भर्ती हुए तो उनको भी वो काम करना पड़ता है, कोई भी रैंक में, क्योंकि ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग में पूरा ग्राउंड साफ करना सर। उसके बाद पीटी फालन होगा, उसमें पीटी में आपको जाना है। पीटी में फिर जो भी आपके इंस्ट्रक्टर होंगे, दौड़ भाग सब कराएंगे। वहाँ से फिर भागते भागते आओ, आपको तुरंत उठने टाइम में आपको नाश्ता भी करना है। फिर परेड के लिए आपको यूनिफॉर्म जो भी पहनना है वो पहन के जाना है, ब्रश सबको। उसके वो तो ठीक है सर, लेकिन आप जा रहे हो ना, तो आपका जो बेड होगा उसमें वाइट बेड शीट सब कुछ, यानी कोई अनडिसिप्लिन काम, कोई भी चीज़ ऐसी पड़ी नहीं होनी चाहिए। ये सारे काम यानी आपको समझो फास्ट, एकदम रॉबर्ट की तरह, बुलेट ट्रेन की स्पीड में आपको भागना है। अच्छा, कुछ अनडिसिप्लिन हो जाए हाँ, तो फिर उसके लिए क्या सजा कुछ? अरे उसमें तो पूछो ही मत, उसमें एक गलती एक करेगा, सजा पूरे को भुगतना पड़ता है। वहाँ का रूल ऐसा है कि मानो मैंने कर दिया तो सब पूरा प्लाटून फिर बक्सा लेके, बक्सा परेड हमारा, हम लोग नए, हाँ ये किस्सा अच्छा है कि हमें क्लोथिंग मिला खूब सारा, तो हमने बक्से में खूब सारा क्लोथिंग रख लिया और खुश हो रहे थे, कह रहे इतना बड़ा पटारा अच्छा मिला। लेकिन जिस दिन रात को इंस्ट्रक्टर ने सजा के तौर पर जो बक्सा उठा के सिर पर चक्कर लगाए, तब से हम हमने बक्से में सामान रखना ही छोड़ दिया कि बक्से में हम सामान नहीं रख। यानी ट्रेनिंग ऐसा पार्ट है कि आपको जो भी आपको देते हैं इंस्ट्रक्टर पनिशमेंट, वो पनिशमेंट नहीं है। आपको अगले जब जाओगे भारत पाकिस्तान या कहीं भी कंट्री के साथ, आप ऐसे माहौल में आपको स्ट्रॉन्ग किया जाए, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, बर्दाश्त की क्षमता, फोर्स के आदमी की बर्दाश्त की क्षमता आप मानो। 40 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग क्या हो जाता है हमारा हाल, यहाँ 55 टेम्परेचर जो होता है, जैसलमेर, बाड़मेर की, बीकानेर की जो बॉर्डर है, मैं खुद बीकानेर रहा, तो आप देखिए सर वो टेम्परेचर कितना होता है। हाई टेम्परेचर में भी बंदा अपना खड़ा रहता है देश की सुरक्षा के लिए। तो ये जो बर्दाश्त की क्षमता है वो ट्रेनिंग में कई हमने गुलट मार, मतलब फ्रंट रूल, बैक रूल और डंडे भी सर हमने खूब खाए। कोई भी पनिशमेंट करो तो उस्ताद कमांडो बैंड बनाते थे, और काफ़ी टफ ड्यूटी अपना ट्रेनिंग का पीरियड रहता है, और वो रहना भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग में रहेगा उतना हमारा जवान मजबूताई के साथ दुश्मन के सामने लड़ पाएगा। उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है सर। और मैं तो बोलूँगा कि जितना हमारे जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है, चाहे आर्मी का हो या पैरामिलिट्री का हो या पुलिस का, पुलिस में भी मैं बोल रहा हूँ सर, कभी उसमें भाईबंदी जो बोलते हैं ना, नहीं करनी चाहिए किसी को। अगर आपने भाईबंदी की तो उस जवान के साथ नहीं, बल्कि अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। इसलिए आपको उस टाइम के पीरियड में थोड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए सर। बिल्कुल, बहुत सही बात बताई आपने। मेरा अगला सवाल है कि कभी आपकी पोस्टिंग बॉर्डर पर हुई है
और बॉर्डर पे हुई है तो कौन कौन सी बॉर्डर पर हुई है, इसकी थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोता मित्रों को बताइए। हाँ, 90.8 FM के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा कि हमारा तो नाम ही BSF है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का नाम है, हाँ। तो हम वैसे भी सरहद पे ही रहना है। तो मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे, बांग्लादेश बॉर्डर पे भी रहा और लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी रहा। तो ये तीन जो जगह है हमारे, एक तरफ बॉर्डर सरहद है जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल वाला जो एरिया पार्ट है वो कश्मीर का है, जहाँ पूंछ में मैं रहा। जो वहाँ पर सबसे जो एक उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा हाँ बिल्कुल। कि पूंछ में क्या है, बुड्ढा अमरनाथ मंदिर। ये मैं श्रोता मित्रों को इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोग हमारे धार्मिक लोग अमरनाथ जाते हैं। हाँ तो देखो, भगवान ने भी एक अच्छा मुझे आशीर्वाद मिला है, माता पिता का मानो, कि मेरा पोस्टिंग पूंछ में हुआ और हमारे कैंपस के बगल में ही बुड्ढा अमरनाथ मंदिर का, शिव जी का मंदिर। बोलते हैं अगर आपको सच्चा पूरा उसका यात्रा करना है, ये जानकारी खाली दे रहा हूँ कि वहाँ पर आपको पहले दर्शन करना है फिर अमरनाथ जाना है। तो मैंने वहाँ पर पूंछ में रहा और हमारा क्या होता है, कुछ पीरियड होता है IS ड्यूटी, जैसे इलेक्शन ड्यूटी में आते हैं, अमरनाथ ड्यूटी भी एक IS ड्यूटी गिना जाता है। तो उस टाइम हमें 2.5-3 महीने के लिए एडवांस में हम लोग गए, तो वहाँ बुड्ढा अमरनाथ भी रहा और वहाँ से फिर हमें 2.5-3 महीने के लिए वहाँ डिप्लॉयमेंट किया। तो अमरनाथ में भी मैं रहने का मौका मिला था। तो मेरी यात्रा इस BSF के चलते, सरहद के चलते चलते साथ साथ शिव जी का भी दर्शन हो गया। बहुत अच्छी बात है, आपको तो अमरनाथ और पूंछ जैसी यानी हाँ, कि वहाँ पर हाँ। सब जगह दर्शन मिले। जी जी जी। लोगों की तो जिंदगी निकल जाती है, पर हाँ, सपना रह जाता सपना रहता है। क्योंकि इंसान बुजुर्ग हो गया तो उसके हाँ। बाद तो जा नहीं सकता। हाँ, हाँ। वो पूरा जीवन कमाने में लगा देता कमा है, मिलेगा। तो निकल ही नहीं पाता। हाँ, एक और स्टोरी अमरनाथ वाली हाँ, कहता बिल्कुल हूँ। बताइए बताइए। उसमें क्या सर, एक सूरत से एक पार्टी आई थी। हाँ तो वो बोला वैसे भी हम लोग फौजी गुजरात का होगा, सभी को अपने अपने स्टेट के लिए प्रेम होता है, लगाव होता है। तो गुजरात की गाड़ी आई तो हाँ, इसको थोड़ा देर साइड करो। हम लोग क्या चेकिंग हमारा चलता था, तो थोड़ी देर हमारे कैप्टन साहब भी थे, यानी हमारे असिस्टेंट कमांडेंट बोलते, उनके साथ ही हम पेट्रोलिंग में ड्यूटी में थे। तो आया, बोला अरे भाई गुजरात का आदमी हो गया, कहाँ यहाँ ड्यूटी कर रहा है, अपने तो फैक्ट्री आ जा। बोला कितना तनख्वाह दे रहा है? तो उस टाइम हमारा मामूली 7,000 तनख्वाह था। तो बोला 7,000 के लिए यहाँ कहाँ धक्का खा रहा है? अरे आजा, बोला फैक्ट्री में ये कार्ड रख। मैं बोला नहीं सर, इसमें 2 काम है, देश सेवा के साथ साथ अगर उसको अगर आप जंगल में मंगल, हाँ जंगल में मंगल अगर हम अगर सोचे तो बहुत भारा ड्यूटी आपको लगेगा, बोझ लगेगा सिर पे। लेकिन अगर आप उसको अलग एंगल से देख रहे हो तो देखो, ड्यूटी तो करना ही करना है, आपका देश सेवा हो रहा है साथ साथ। अब वो भाई आया, कितना खर्चा करके वहाँ अपनी गाड़ी से गया होगा, काफ़ी खर्चा लगा। मैं बोला आपकी कोई सुरक्षा है? आप यहाँ पर पहुँचे, आपकी कोई सुरक्षा? उन्होंने भारत सरकार ने आप सबको लगाया। मैंने वो तो लगाया, हम लोग आपकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन पहली सुरक्षा कौन किसका करेगा? मैं बोला पहले मैं फायरिंग होगा तुरंत मैं मेरी करूंगा, तब तो आपको बचाऊंगा। नेचुरली बात है, यानी Naturally सुरक्षा हमने करनी है, हाँ। लेकिन फायरिंग होगा तो हमें तो रेंगो, दौड़ो, भागो, आड़ पकड़ो, एक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। जैसे फायरिंग हुआ ना तो आपको तुरंत लेट जाना है सर, और फटाफट आपको कहाँ से फायरिंग आया, क्योंकि लोगों को बचाना है, आपको सुरक्षा। तो मैं बोला 2 चीज़ें, एक तो हम पूरी हिंदुस्तान की जगह देखते, साथ साथ सुरक्षा भी हो रहा है, तो 2 काम हमारे हो रहे हैं। तो मैं बोला सर आप इसको ऐसे मत बहुत सोचो, एक देश धर्म राष्ट्र हित के लिए हम लोग एक जो योगदान दे रहे हैं, और आपके वहाँ जॉब करना एक अलग बात है, और यहाँ अमरनाथ में खड़ा होकर सबकी सुरक्षा के साथ साथ ये प्रकृति का नज़ारा, आप एक दिन में चले जाओगे, हम 2.5 महीने से इधर ही है, तो ये भी एक सौभाग्य की बात है। वहाँ तो माइनस हाँ, में रहता है बर्फ। हम लोग ठंडे पानी से नहाते थे वहाँ पर भी, एक आदत हो जाती है ना। हाँ, बॉडी को एक हाँ, आदत सी हो जाती आदत सी हो जाती है। जैसे माहौल में आप रहोगे हमें लगेगा कि, लेकिन वो ठंडे पानी से आप मानोगे नहीं। चंदनवाड़ी, पहलगाम से चंदनवाड़ी है, चंदनवाड़ी तक गाड़ी जाती थी। चंदनवाड़ी के बाद हमारा जो कैंप था, हम लोग 32 किलोमीटर का रोड है, वहाँ से पिसू टॉप आएगा, पिसू टॉप के बाद शेषनाग, शेषनाग के बाद गणेश टॉप, गणेश टॉप के बाद नीचे उतरोगे पंचत्री आएगा, पंचत्री के बाद सर वो अपना गुफा जो है अमरनाथ, और एक दूसरा बाल्टाल में वहाँ नहीं रहा, लेकिन इसका मेरे को इसलिए कि हम लोग पेट्रोलिंग के तौर पे 32 किलोमीटर आना जाना करते थे सर।
हमने तो ये सिर्फ टीवी पे सुना है, हाँ। शेषनाग और ये सब। हाँ हाँ। आज आप अब धीरे धीरे, क्योंकि 9 महीना आप वहाँ रह रहे हो, 2.5-3 महीने जैसे आप समय अपने परिवार के साथ छुट्टी लेके आते हो, प्रभु श्री राम हमारे परम पूज्य, उनको जब वनवास 14 साल का वनवास दिया गया, तो माता सीता, जब तक रावण ने जो अपहरण दुष्कर्म, हम अपने हिसाब से बोले, जो किया, तो हम सब ने देखा, लेकिन जब तक वहां तक पहुंचे तब तक माता सीता साथ में थी। हाँ। लेकिन यहाँ हमारे जवान, जो पैरामिलिट्री के जवान के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, आर्मी के जवान के बारे में बोलूंगा, दोनों की, क्योंकि जवान तो जवान है। तो पैरामिलिट्री के जवान, आप मानो कि अपना घर परिवार छोड़ के 2.5 महीना आप सब निकालो, 20 साल की नौकरी तो मिनिमम पैरामिलिट्री के जवान को करनी पड़ती है। उसमें आप 2.5 महीना से निकाल दो, 5 मानो हम 3 महीने गिनते हैं, 90 दिन। 20 साल में वो 1 साल में 90 दिन गया, 9-2 18, 180 दिन, 1 साल खाली निकाल देते हम। यानी 20 साल में उसने केवल कितना छुट्टी सर, 1 साल जितना ही अपने परिवार के साथ रहा, ऐसे मान सकते उस हिसाब से 1-2 साल। तो उसने वनवास, प्रभु श्री राम तो राम थे, ईश्वर थे, उनको तो दिव्य, उनको पता था कि सब कुछ क्या होने वाला है। यानी प्रभु को तो सब पता है कि भाई हाँ, कि मेरा जन्म इसीलिए हुआ है, अप एंड डाउन, यानी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक उनको पता है कि रावण का ऐसे ही उनका होना है, लेकिन समय से पहले कुछ नहीं होता। तो प्रभु श्री राम ने भी उस समय, जब उन्होंने जन्म एक लिया है पृथ्वी पर, तो उन्होंने भी सामान्य जो आदमी होता है उसी की तरह, उन्हें पता तो उनको था। तो यहाँ तो देखो सर, हमारे जवान, आपके माध्यम से बहुत एक बड़ा संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जवान जो अपने घर परिवार सब छोड़ के जो देश के लिए योगदान दे रहे, तो उन जवानों के लिए एक, जैसे गुजरात एक सर ऐसी धरती है जिसने देश को आज़ादी दिला में बहुत, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि और स्टेट ने नहीं दिया, सुभाष चंद्र बोस, बंगाल वाले नाराज हो जाएंगे, पंजाब वाले भी नाराज, भाई बगल में हमारे चंद्रशेखर आजाद जी भी है। तो ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि किसी स्टेट ने, लेकिन सबसे ज्यादा सर आजादी में अगर कोई नाम दो तो गांधी जी का नाम, गांधी जी का, गुजरात से सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आएगा, लोहपुर, 2 बहुत बड़ा नाम। यानी गुजरात से ऐसा जो धरती है जिसने, अगर वो दोनों चाहते सर, एडवोकेट थे, वो भी बैरिस्टर, दोनों ही एडवोकेट थे, तो अगर वो दोनों ही मानो चाहते तो अपना जीवन जी सकते थे, लेकिन गांधी जी ने अपना पूरा वस्त्र भी यानी त्याग दे दिया। तो उसी तरह अगर गुजरात की, अगर 6 करोड़ जनता से ऊपर, अभी जो आंकड़े सरकार के 6 करोड़ से ज़्यादा, और देश के 140 करोड़, सभी लोग जवानों को चाहते हैं, लेकिन जवानों को अभी, अपना नागरिकों को ये नहीं पता सर डेफिनेशन। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वो हमारे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, भारत सरकार की, उसके अंडर में आते हैं। और पैरामिलिट्री है, बीएसएफ, सीआरपी, सीआईएसएफ, उनका भी ट्रेनिंग, नीति, नियम सब कुछ सेम है सर, दोनों ही, वो भी फौज में है, ये भी फौज में। किसके फौज है? भारत सरकार की। राष्ट्र एक है, देश एक है, लेकिन सर क्या है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा भेदभाव है। अभी आज मैं आपके माध्यम से संदेश ये देना चाहता हूं कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी का जवान भी थल सेना है, बीएसएफ, सीआरपी, ये भी एक ग्राउंड लेवल पे थल सेना ही है। हाँ, संयुक्त राष्ट्र के नीति नियम के कारण हमारी जो देश की जो आर्मी है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, उनका क्या नीति नियम जो भी रहा है, भारत सरकार की नीति नियम, और यूएन जो संयुक्त राष्ट्र है उसका नीति नियम, कि कोई भी देश की आर्मी इतनी संख्या से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री जी जो हमारे इंदिरा गांधी जी थे, तो उस समय सोचा गया कि बाकी बॉर्डर की सुरक्षा इतनी स्ट्रेंथ से तो हो नहीं पाएगा, तो कैसे होगा। तो उन्होंने ये जो फोर्स है वो आर्मी से कुछ अफसर लिए, कुछ पुलिस से लिए, ऐसे करके इसका सब निर्माण हुआ। अभी आप मेरे को ये बताओ कि 1971 का युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, उसमें आर्मी और पैरामिलिट्री के जवान दोनों ही लड़े। सरकार किसकी थी? सरकार कांग्रेस की थी। 1999 अटल बिहारी वाजपेयी जी, सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी। अभी ऑपरेशन सिंदूर
नरेंद्र मोदी जी साहब हमारे, सरकार किसकी? बीजेपी की। तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी पैरामिलिट्री मिलिट्री साथ में लड़े थे। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी सरकार आई, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार बीजेपी की है, तब भी इन्होंने लड़ा है। कोई ये तो नहीं कि भाई पैरामिलिट्री का जवान रही, भाई मैं तो लड़ाई के लिए नहीं हूँ। ऐसा बोला जाता है कि भाई आर्मी है ना वो युद्ध के लिए, नॉर्मल समय में उसको आम जनता के बीच में मानव अधिकार का जो है उसका उल्लंघन ना हो, इसलिए जो चुनटनी होता है प्राकृतिक छोटा मोटा में आर्मी को डिप्लॉयमेंट नहीं करते आम पब्लिक में। तो उस टाइम क्या है कि पैरामिलिट्री के जवान चुना हो, ये प्राकृतिक आपदा हो। हार्दिक पटेल ने अभी दंगा किया था, जो उस टाइम हार्दिक पटेल के आंदोलन जो किया था सर अनामत का, दंगा फसाद हो गया था, तो उस टाइम भी रोकने के लिए पैरामिलिट्री, अक्षरधाम में हमला हुआ था उस टाइम भी हमारे पैरामिलिट्री के जवान खड़े रहे, ताज होटल में भी हुआ। तो कहने का मतलब सर पैरामिलिट्री और मिलिट्री के जवान दोनों देश की, एक ही देश है, एक ही राष्ट्र है, दोनों ही सुरक्षा के साथ जुड़े हुए। प्रभु श्री राम का कार्यकाल अलग था, श्री कृष्ण भगवान का कार्यकाल अलग था, लेकिन है तो दोनों भगवान ही। उसी तरह ये दोनों जवान भारत के जवान है, एक पार्ट, एक तरह सेना ही है दोनों, वो भारत सरकार को पता है। लेकिन ना कांग्रेस ने सर इन जवानों को, पैरामिलिट्री जवानों को आज की डेट में 2004 के बाद ना पेंशन है सर, पेंशन बिल्कुल बंद है सर। आर्मी एयरफोर्स का चालू है। फिर एक्समैन का दर्जा सर, एक्समैन का दर्जा ऐसा दर्जा है कि जिससे वो जो जिसने अपनी युवा ने पूरे देश को दे दी, अब वो अपने स्टेट में आ रहा है, तो आर्मी के लिए एक प्रावधान है कि भाई उनको कहीं भी सरकारी नौकरी का लाभ मिलेगा, लेकिन पैरामिलिट्री को लाभ नहीं मिलेगा। फिर कैंटीन की सुविधा की बात करें, मेडिकल की सुविधा की बात करें, बच्चों की शिक्षा की बात करें, अपने माता पिता और सबके स्वास्थ्य की बात करें, सभी में इधर दिया है, शहीद का दर्जा भी दिया है। ये जवान आर्मी का और पैरामिलिट्री का जवान अगर कश्मीर में या कहीं भी देश में देश के लिए लड़ते लड़ते किसी कारण से दोनों को गोली लगती है और दोनों अगर एक्सपायर्ड हो रहे, अवसान हो रहे, तो उसको हम एक्सपायर्ड बोल रहे हैं, लेकिन आर्मी के जवान को शहीद बोला जाएगा। एक ही जगह, एक ही आबोहवा, एक ही जगह पर आप हो रहे हो, आपके सर हादसा, तो ये पैरामिलिट्री का जवान शहीद का दर्जा आज की डेट में भी नहीं। इसलिए आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा सरकार को कि कांग्रेस ने तो नहीं किया। अभी आदरणीय मोदी साहब और हमारे अमित शाह साहब गुजरात से हैं, अगर ये बिल पास कर देते हैं, उन्होंने 370 कलम, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक जैसे कई मुद्दे उन्होंने सॉर्ट आउट किए, और आज हिंदुस्तान में काफ़ी जगह भगवा लहरा भी गया है। हाँ, और उनके जो भी उनको पास करना हो सर, उनका पूर्ण बहुमत है, तो एक मौका है सर। अभी क्या सर, आपके सवाल में मेरा ये जा रहा था कि मैं देश के नागरिक को क्या बोलूँ सर, आने वाली युवा पीढ़ी, क्योंकि देश की सरहद और आंतरिक सुरक्षा में युवा पीढ़ी प्रेरित होगी ना। अब मैं ये बोलूँगा कि नहीं, आप आर्मी एयरफोर्स, देखो राष्ट्र और देश सर्वोपरि है, मैं तो सबको बोलूँगा सब जगह जाओ, लेकिन ये बात जिसको पता चलेगी सर, कौन अपने बेटे को, लाल को भेजेगा सरहद पर 24 घंटे उसको सर रहना है। अब मैं भी कैसे बोलूं कि सर आप भी, मेरा भी दिल कर रहा है कि सर आप बीएसएफ, सीआरपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबी, असम राइफल में ना जाओ, यानी खुले दिल से तो यही बोलूंगा ना कि आपको बेनिफिट यहाँ है, या तो आप नेता बनो, सांसद बनो, उनका पेंशन चालू है, उनका एयरलाइंस, ये पता नहीं उनके पास सुविधा कितनी है। हम यहीं पर देखो गोपाल इटालिया जी जो आम आदमी के, उन्होंने पूरा जो एमएलए का क्वार्टर दिखाया ना, वो सब दिखाया सर, कितना बढ़िया बना है। तो क्या मैं आपके माध्यम से ये संदेश भी नहीं देना चाहता हूँ, मैं सबको संदेश ये देना चाहता हूँ फिर भी, क्योंकि मैं जवान हूँ, ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि जब तक पैरामिलिट्री के जवान, क्योंकि मैं आज आम नागरिक के तौर पे सर बोल रहा हूँ, मैं था सैनिक था, आज मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ, देश को जरूरत पड़ेगा तो आज हमारे जितने भी पैरामिलिट्री के जवान हो, आर्मी के, सब जाएंगे। लेकिन फौज चाहे बीएसएफ हो, जिसको राष्ट्र के लिए काम करना है, वो इस फोर्स में ये मुद्दे साइड में रखा जाए। ये सबको आजकल क्योंकि ऑनलाइन है, गूगल है, सबको पता चल जाता है, लेकिन मैं सभी से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, त्याग, बलिदान, सेक्रीफाइस, वो सबसे बड़ा है। इसलिए कोई भी जो युवा पीढ़ी है, वो खास करके
उनका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। तो ऐसे जुनूनी देश के लिए कुछ भी, क्योंकि देखो सर, भगत सिंह का कोई पेंशन नहीं था, बिल्कुल गांधी जी का नहीं था, नहीं था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी नहीं था, नहीं, सुभाष चंद्र जी का भी नहीं था। तो जितने भी महाधुमेर क्रांतिकारी है तो उनका कोई पेंशन नहीं था। ये होना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन कभी ये नहीं होना चाहिए कि ये नहीं मिल रहा है इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊँ। इसलिए मैं कभी बोलूँगा नहीं कि सर आप जो आने वाली पीढ़ी है ना जाए। हमें हमारे देश के प्रति और राष्ट्र के प्रति भारत माता की जय, जब हम बोलते हैं हमारे देश के सामने कोई आंख भी दिखाए, उस आंख को नोचने की ताकत भी हमें होनी चाहिए और हमें उस जुनून के साथ फोर्स में भर्ती होना चाहिए। और सबसे बड़ा मैं तो बोलूँगा कि भारत सरकार एक नीति नियम भी लाए, आपके माध्यम से संदेश दे रहा हूं, जितने भी रिटायर्ड है उनको ऐसी जगह अग्निवीर की जगह इन सभी फोर्स के जवानों को लगाया जाए, ताकि देश का एक एक नागरिक फोर्स की बेसिक तालीम ले पाए। अब उसको फोर्स में जाना न जाना वो तो सर वो बंदा ही फिक्स करेगा, लेकिन सभी से मैं अपील करता हूँ और ख़ास कि फोर्स में जाने के लिए सभी लोग, चाहे वो आर्मी में जाए, एयरफोर्स में जाए, नेवी में जाए या पैरामिलिट्री जाए या किसी भी क्षेत्र में जाए, जो भी सदस्य देश के लिए कुछ भी काम कर रहा है, योगदान दे रहा है, एक सफाई कर्मचारी भी, उसका सीधा ही योगदान राष्ट्र के लिए। तो आप राष्ट्र हित के लिए और देश हित के लिए जो भी आपसे हो आप काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी हमें यानी प्रेरणादायक बातें बताई एक फौजी के विषय में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।